हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आंसर की रिलीज कर दी थी एसएससी ने कल शाम को, और आप लोगों ने अब तो अपने मार्क्स भी मिला लिए होंगे। तो रॉ डाटा, जो रॉ मार्क्स हैं आपके, करेक्ट और इनकरेक्ट नंबर्स को देखकर आपने बना लिए होंगे। अगर बात करते हैं तो अब यहाँ पर तीन तरीके की कंडीशन में बच्चे हैं। एक वो है जिनके तो 90 से कम मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। इन जनरल आप सबको ले सकते हैं इसमें। तो अगर हम बात करें तो एक वो है जिनकी 90 से कम मार्क्स है, उन्हें पता है कि इस बार तो मैंने ऐसे दिया था, लेकिन अब अगर नेक्स्ट बार दूंगा तो बहुत ही बढ़िया मेरा तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस रहेगी। तो उन्हें तो पता है कि इस बार तो मेरा नहीं हो रहा, तो अब वो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। एक वो है जिनके 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो उन्हें भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद और भी मार्क्स बढ़ जाएंगे, और मैं तो सीबीटी 2 के लिए तैयार कर रहा हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, हमने पोल किया था, जैसे कि बताया कि टेलीग्राम पे हमने पोल किया था और यूट्यूब पे भी हमने पोल किया था, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के मार्क्स हमारे इस ब्रैकेट में लाई कर रहे हैं। तो अगर बात करते हैं 110 से 105 से लेकर 110 के बीच में इन बच्चों के मार्क्स लाई कर रहे हैं, और इसके आसपास अगर बात करें तो 102 भी है किसी के, और किसी के 108 भी है। तो मतलब इसी ब्रैकेट में लाई कर रहे हैं, इसके आसपास लाई कर रहे हैं। तो ये लोग सबसे ज्यादा दुविधा में है। अगर इनकी बात करें तो ये लोग अलग ही दुविधा में, टेंशन में कि अब क्या करें, क्या हम आगे नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपेयर करें या फिर इसी के लिए सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर करें। तो अगर बात करते हैं प्रीवियस ईयर जो हमारी कट ऑफ है उसको देख के बात करें, तो यहाँ पे अगर इन ब्रैकेट में जो बच्चे लाई कर रहे हैं और अगर इनके मार्क्स इसके ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो बिल्कुल उन्हें सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोगों के मार्क्स और बढ़ जाए और आपके पास टाइम कम रहने की वजह से आप वहां पर लैग कर जाए। तो बिल्कुल, क्योंकि अगर आप टेक्निकल पढ़ रहे हो तो ऐसी बात है नहीं, क्योंकि अब दुविधा में इसलिए हो क्योंकि आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी करें या ना करें। तो आपको भी पता है कि अब अपकमिंग पेपर आने वाले हैं, आरआरबी जेई आने वाला है, आरआरबी जेई आने वाला है, वहां भी टैग पूछा जाएगा। ऐसी तो बात है नहीं कि अभी टैग जीवन में कभी पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डीडीए जेई भी आने वाला है, डीडीए जेई आने वाला है। आप देख सकते हो यूपी, अब हमारे जो इलेक्शन का रिजल्ट होने के बाद तो यूपी के पेपर में बहुत ज्यादा हल्ला है, तो यूपी पीसीएस एई का भी एग्जाम आने वाला है, यहाँ भी टैग पूछा जाएगा। गेट का भी पेपर होता है, वहां भी टैग पूछा जाएगा। ऐसी बात तो है नहीं। अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम है, टेक्निकल पढ़ोगे अगर यहाँ भी 90 तक भी पहुंचे, तो ये एग्जाम छोड़ के और कुछ और करने की जगह आपको भी पता है कि यहाँ तक पहुंच गए, तो अब मेरे को जीरो से स्टार्ट तो नहीं करना है। मुझे इसी में मुझे ये पता करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको तो पता करना है कि मेरे जो मार्क्स कम आए हैं उसका क्वेश्चन मार्क देखो कि उसका रीजन क्या है। रीजन पता करना है मार्क्स कमाने के। सबसे बड़ा रीजन, दो तीन रीजन ये होता है। एक तो ये कि मैंने पूरा सब्जेक्ट ही कवर नहीं किया। सबसे पहला रीजन क्या हो गया कि फुल सब्जेक्ट ही कवर नहीं किया, यही सबसे बड़ा रीजन होता है बेसिकली, और बहुत सारे बच्चों का। क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा भाई, सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। क्योंकि आप अनुमान नहीं लगा सकते। सपोज आपने एस्टिमेशन छोड़ दिया, एस्टिमेशन ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, लास्ट ईयर बीएमसी पूछा है, मान लो बीएमसी पढ़ लिया, कुछ और सब्जेक्ट ज्यादा पूछते, तो आप कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम है जिनकी प्रिपरेशन हम करें, वहां पर सारे सब्जेक्ट कवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या रीजन हो सकता है? एक तो आपने फुल सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट ना किया हो, दूसरा कि टेस्ट उतने ना लगाए हो। भाई सिलेबस कंप्लीट करते में ही रह गए, अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए। रिवीजन ना होने की वजह से क्या होता है, देखो जब हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं तो डाटा हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या हो सकता है रीजन आपका? तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपने क्वेश्चन की उतनी प्रैक्टिस ना की हो। बस आपने रीडिंग किया, थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो हमें क्वेश्चन किस तरीके से वहां पे अप्रोच करना है, चारों ऑप्शंस में से किस तरीके से एलिमिनेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना ये चीज करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका डाटा हमें याद है, डायरेक्टली हमें दिखा, हमने उसे एलिमिनेट कर दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएंगे कि नोट्स जैसे पढ़ा वैसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे लिए उतनी जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये पता करेगा कि किस तरीके से एलिमिनेट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। वहीं पर अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो टेस्ट सीरीज ठीक से नहीं लगाई। और पॉइंट्स आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या लगता है आपको कि आपके अगर मार्क्स नहीं आए, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो इनमें से और रीजन क्या हो सकता है। आपको ये रीजन पता करने हैं, क्योंकि यही रीजन आपको पता करोगे तो इन पे काम करोगे, और काम करने के बाद जो अपकमिंग एग्जाम है वहां पर आप अपना परचम लहरा सकोगे। तो अगर बात करें तो कुछ रीजन तो यही है। टेस्ट सीरीज इसलिए इतने इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि जब बहुत सारा, एक तो हमारा सबसे पहली बात टेस्ट सीरीज हमेशा उस टाइम लोकेशन में लगाना चाहिए जो हमें एलोकेट हुआ है। उसके बाद हमें अपने माइंड को उतने, क्योंकि हमारा माइंड अब जैसे जब से शॉर्ट्स आ गए हैं पहली बात तो इतनी छोटी हमारी स्पैन हो गई है कंसंट्रेशन की। उसके बाद 2 घंटे एग्जाम में कंसंट्रेट करना इजी नहीं है। होता है क्या होता है, हमें लगता है कि हम 2 घंटे एग्जाम में देख लेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन लेस होने की वजह से क्वेश्चन में पूछा जाता है कुछ और, ऑप्शन कुछ और होते हैं, टिक कुछ हम और करके आते हैं। घर आके जब आंसर की देखते तो कितने सारे बच्चों ने तो ये बोला कि आंसर की देखा हमें बहुत दुख हो गया। एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था FE 500, ये क्वेश्चन किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन FE 500 की वैल्यू पूछी गई थी, लोगों ने 0.48D लगा दी, जबकि आपको भी पता है इसका आंसर 0.46 थी। ये क्वेश्चन अगर गड़बड़ हो जा रहा है तो ये क्या है, कंसंट्रेशन की कमी की वजह से, कि 2 घंटे का जब प्रेशर होता है एग्जाम में कि लगता है इस बार नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वहां पर ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये किन सब चीजों से सही होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से और टेस्ट सीरीज से सही होगा। तो जिनके भी इस ब्रैकेट में मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि आप CBT 2 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन हो, क्या सकता है, बिल्कुल श्योर शॉर्ट है कि इससे ज्यादा क्या, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद बिल्कुल आपको चांस मिलेगा CBT 2 एग्जाम देने के लिए। CBT 2 का भी पेपर भाई पूरा आपको पता है कि टेक्निकल पेपर है, पूरा टेक्निकल आप पढ़ चुके हो, और जो सब्जेक्ट आपने अच्छे से नहीं किए अभी CBT 1 में, अभी भी आपके पास टाइम है, टाइम बिना वेस्ट किए हुए आप उन सब्जेक्ट को कर लो। ऐसा तो है नहीं ये वेस्ट हो जाएगा। RRB जेई का पेपर है, वहां पर आपका जीएस और रीजनिंग में वेस्ट नहीं होगा। वहां पे आपको पता है पहला पेपर में जीएस रीजनिंग एप्टीट्यूड आता है, तो जीएस पढ़ा है आपने SSC जेई के लिए तो उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने रीजनिंग पढ़ी है उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको एप्टीट्यूड पे काम करना है, क्योंकि कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म फिलिंग होने की पूरी प्रोसेस चलेगी, उसके बाद आप एग्जाम दे सकोगे, तब तक आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकोगे। क्योंकि पहला जो हमारा उसमें RRB जेई में होगा, उसमें ये तीनों चीजें जो आती हैं, जो पूरा नॉन टेक है उसको क्लियर करने के बाद आपको टेक्निकल देने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने टेक्निकल प्रिपेयर कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एग्जाम नहीं आएगा और जो आपने अपना टेक्निकल पढ़ा है वो वेस्ट हो जाएगा। आप उसको वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। DDA जेई और यूपीपीसीएस तो आने ही वाला है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, आप उसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो टेक्निकल पढ़ा हुआ आपका वेस्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं CBT 2 की, तो CBT 2 में भी बहुत ही उम्दा तरीके के क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ESE के PYQ लगाना शुरू कर दीजिए। न्यूमेरिकल जो है गेट और जो डिफरेंट PSU के उसके न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर दीजिए। नोट्स रिवाइज करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। CBT 2 में आपको ज्यादा मार्क्स खींचने पड़ेंगे। अगर यहाँ CBT 1 में आपके थोड़े से कम मार्क्स रह गए तो आपको उनके कंपेयर में, जिन्होंने CBT 1 में मार्क्स ज्यादा खींच लिए, उनके कंपेयर में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा स्पीड लानी पड़ेगी, ज्यादा एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रैक्टिस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट और जो रियल पेपर होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कोई भी उसको सोच नहीं सकता कि जैसा मॉक टेस्ट है वैसा आ जाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट हम देते क्यों है? मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं कि एक तो हम ये देख सके कि मेरे को किस पोर्शन से चालू करना है, या मैं किस तरीके से एनालिसिस करूंगा। अगर 10 क्वेश्चन मेरे लगातार टफ फंस गए तो मैं क्या करूं, मैं स्किप कर दूंगा कुछ क्वेश्चन और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इन सब चीजों की प्रैक्टिस की जाती है कि अगर वहां पे ऐसा सिनेरियो हो गया, 10 क्वेश्चन लगातार टफ आ गए, तो बंदा होपलेस हो जाता है, बंदा पूरा होपलेस हो जाता है। तो उसको कैसे हम करें, उस सर्कमस्टांसेस को किस तरीके से हम सही करें और हम आगे कैसे बढ़े। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, मॉक टेस्ट का ये भी काम है कि आपको वो बताता है कि किस सब्जेक्ट में आपकी जो आपका पॉइंट है, जो आपकी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो कौन से वीक हैं और कौन से स्ट्रांग है। मॉक टेस्ट में एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि बस मॉक टेस्ट लगा दिया अब मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने SFT BMD का क्वेश्चन मॉक टेस्ट में सही किया है और आपने उसको एनालिसिस नहीं किया, जो गलत हुए क्वेश्चन, तो आप अगर रियल एग्जाम में देने जाओगे एग्जाम, तो वहां पर भी SFT BMD का क्वेश्चन सही करोगे। जो गलत किए थे और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो वहां पे अगर आ गए तो वहां भी आपसे छूट जाएंगे। तो मॉक टेस्ट का मेन पर्पस ये है कि आप एक तो अपने वीक पॉइंट्स को पहचाने, उनकी एनालिसिस करें, उन पे प्रैक्टिस करें, और जो अच्छे से हो गए उनको बस एक बार अपने नोट्स में लिख लें और उन्हें रिवाइज करें। मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मॉक टेस्ट देके ये दिखाना कि मैंने 10 मॉक टेस्ट दे दिए और मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैंने एनालिसिस बिल्कुल नहीं किया, तो कोई बहादुरी नहीं है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस ब्रैकेट में आ रहे तो बिल्कुल CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर CBT 2 में कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट की प्रायोरिटी हम बना चुके हैं। जो प्रीवियस 2023 में जो पेपर हुआ था, 2023 में जो पेपर हुआ था CPWD में 346 उसकी, जो हमारे पूरे टोटल CBT 1 मिला के CBT 2 मिला के जो मार्क्स गए थे, तो अगर उसकी बात करें तो कौन कौन से जो सब्जेक्ट है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सबका डिटेल एनालिसिस वीडियो में है, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दिया जाएगा।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या आपका रहा स्कोर रॉ डाटा पे, क्या स्कोर रहा है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप इस ब्रैकेट में आते हैं तो प्लीज प्लीज तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप इस ब्रैकेट में आते हैं जो 90 से कम वाला ब्रैकेट है, तो आप ये सोचिए कि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, बस 2 जंप और अच्छे से तैयारी करनी है। ये सब प्रैक्टिस पे काम करना है, मॉक टेस्ट देते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। लोग 15 दिन पहले टेस्ट सीरीज देते हैं। 15 दिन पहले टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज दोगे, रिवीजन करोगे या टेस्ट का एनालिसिस करोगे? भाई वो पूरे साल की एक जर्नी है जो हमें करनी पड़ती है। जब ये पूरे प्रोसेस को करते रहेंगे, अपनी गलतियों को पे काम करते रहेंगे, तो ये 90 से 120 कब हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।